जी, आदरणीय तारा सिंह सिद्धू जी, राजेंद्र कसवा जी और राजाराम भादु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पेज हमारे फेसबुक पटल पर। दरअसल देखिए, आप जानते हैं कि हमारा ये राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ जो है, प्रगतिशील लेखक संघ लेखकों का एक संगठन है। और जो चीजें जिंदगी को प्रभावित करती हैं, सीधा सीधा ताल्लुक लेखकों का भी उससे होता है। लेखक अपनी सारी सामग्री जिंदगी से ही उठाते हैं, उनका पूरा रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है। और ये जिंदगी जिस तरह खास तौर पर किसानों की इस समय जो हालत है, उस पर हम बातचीत करने के लिए आज हमने ये चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि प्रगतिशील लेखक संघ के हमारे जो हरियाणा और पंजाब के जो साथी हैं, वो दिल्ली में जो उनका चल रहा है आंदोलन, वहाँ उनके बॉर्डर पर होके आए हैं, उनका मंच साझा किया है। और हालांकि कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं, लेकिन एक सम्मान होता है। और किसानों के सम्मान में जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है प्रगतिशील लेखक संघ, उसने 1 लाख रुपए की उनको किसानों को मदद भी की है। तो जाहिर है कि ये वो संगठन है जो जिसको किसानों से बहुत हमदर्दी है, उनकी समस्याओं से हमारा कंसर्न है, हमारा सीधा सीधा ताल्लुक है। और उन पर आज हम यह बात करेंगे। मैं सबसे पहले भादु जी से ये कहना चाहूंगा कि दरअसल बहुत सारे लोगों को अभी ये मालूम भी नहीं है कि किसानों का जो नए 3 कानून आए हैं वो हैं क्या, और वो किस तरह किसानों को परेशान करने वाले हैं। तो भादु जी, इस पे आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? अ, मैं सबसे पहले तो प्रगतिशील लेखक संघ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इस तरह का अवसर, बहुत जरूरी अवसर, एक जो है आम जनता से सरोकार रखने वाले जो भी संगठन है, उसकी जरूरत ये बनती है कि वो अपने सामयिक मुद्दों पर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस तरह से उनको रेस्पॉन्ड करता है। तो इस रूप में आपने बहुत ही सामयिक ये कदम उठाया है कि हम इस पर आज जी, इस पटल पर आपका बातचीत कर रहे शुक्रिया। हैं। हाँ, और बाकी मैं अपने सभी अग्रजों का, सम्माननीय राजेंद्र कसबा जी, तारा सिंह सिद्धू जी, इनका हम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने साथ पैनल में। इनके साथ मुझे शामिल होने का मौका मिला है, और हमारे सब सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बहुत सरल तरीके से इसको बताना चाहता हूँ कि हम इन तीनों जो एक्ट हैं, कानून हैं, और इनको कानून कहना ही, मतलब आप लोग तय करिए कि इनको कानून कहना उचित है या नहीं है। क्योंकि कानून न्याय से जुड़ा हुआ शब्द है, जस्टिस से। मतलब जस्टिस को, न्याय को लोगों तक सुलभ कराने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो हम बोलचाल में कहते रहते हैं कि ये सब चीजें ऐसे थोड़ी ना चलती है, मनमर्जी से थोड़ी चलेगा। इसके लिए कायदे कानून होने चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं कि आप ये सब ऐसे ही करते जा रहे हैं, कोई कायदा कानून। तो कायदा कानून के साथ में सबसे पहली चीज जो शर्त जुड़ी होती है वो ये है कि वो न्याय संगत है या नहीं। वो किसी को उत्पीड़ित तो नहीं करता, किसी के हक को तो नहीं मारता है, और उसके साथ एक नैतिक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। नैतिकता ये है कि उससे कुछ कहना चाहिए, कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ मतलब खास स्वार्थों को फायदा तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हर कानून के साथ में उसके नैसर्गिक रूप से जुड़ी हुई है। ये जो कानून के साथ नैसर्गिकता का बड़ा संबंध है ना। पूरा जो विधि का जो विकास हुआ है, कानून व्यवस्था का जो दुनिया में विकास हुआ है, वो बड़े साफ तौर पर न्याय के साथ हुआ है। और न्याय के साथ में पहले, सबसे पहले नैसर्गिकता जुड़ी, कि जैसे कि कुदरत ने चीजें बांटी हैं सबको, सबको हवा दी है, सबको पानी दिया है, सबको और मूलभूत संसाधन दिए, और उसमें जो मनुष्य की दखलंदाजी से गड़बड़ होती है, तो मनुष्य का समाज व्यवस्थित रूप से काम करता रहे, तो उसके साथ नैसर्गिक कानून तो वो जो कुदरत दे रही है, और उसके साथ में जो दूसरे जो कानून हम बनाते हैं, समाज बनाता है ना। मोटे तौर पर समाज को ही कहा जाता है, राज्य भी समाज की ही बनाई हुई एक इकाई है, उसकी यूनिट है।
तो वो जो है कायदे कानून बनाते हैं, इससे हमारा पूरा समाज, हमारा बड़े राष्ट्र भी समाजों से ही बनी हुई इकाई है, नेशन हमारा राष्ट्र उस तरह से काम करता है। तो इस नाते आप सबसे पहले तो ये देखें कि जिनको कानून कहा जा रहा है वो कितने कानून है ना। तो सबसे पहले बात ये कही गई है उसमें कि जो खेती है, खेती किसानी है, उसको उसको कोई भी किसी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकता है पूरे आपके खेतों को, और कि भाई हम आपको एक मुश्त इतना पैसा दे देंगे और आप अपने खेतों को हमें आप दे दीजिए, तो उस तरह से दे सकता है वो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बहुत चर्चा चली आ रही थी, ये चर्चा बहुत पुरानी है, ये उदारवाद जो शुरू हुआ था नरसिंह के टाइम पे, तब से चली आ रही चर्चा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और वो वर्ल्ड बैंक और इससे वो सिफारिशें कराते हैं। कारपोरेट जो है, कारपोरेट की नजर मोटे तौर पे अब इतना बता दें, कॉर्पोरेट का बड़ा दखल है इसमें, और कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया की बड़ी कंपनियां है ना, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते रहे, और उस नाते इसको पहली चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है, उसकी जो भी अड़चने हैं वो सब जो है अड़चने खत्म कर दी गई कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पे आप दे सकते हैं। और उसमें कंपनियां, अलग अलग कंपनियां आएंगी, कोई आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए दे रहा है, दूसरा बढ़ा के 11 लाख रुपए दे देता है, तो आप उसको दे दीजिए। जिसको ये कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो आपके लिए जो ज्यादा पैसा दे उसको आप दे दें जमीनें, और उसको उसको कोई सीमा नहीं है, आप उसको 1 साल के लिए दे सकते हैं, 10 साल के लिए दे सकते हैं, इस तरह का। और उसमें आप देखिए अब ये कहने लगे कि हम उसमें उस एक्ट में ये कर देंगे साफ कि जमीनों का स्वामित्व तो आपका ही रहेगा, ये सब रहेगा। बाकी जो कानून पारित हो चुका है, संसद से इन्होंने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति से साइन करा दिए उस पर, उसमें ये प्रावधान नहीं है जिनकी अब ये बात कर रहे हैं। तो एक कानून तो ये है पहला, सरलता से कि जमीनों को आप जो है इस तरह से दे सकते हैं, और ये लोग ले सकते हैं इसमें। दूसरा जो कानून है, अच्छा उसमें जमीनों का जो मामले में कोई विवाद होगा, एक और है उस कानून में प्रावधान, जमीनों के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने देने के मामले में कोई अगर विवाद होता है कोई, तो उसकी सुनवाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को दी है, जुडिशियरी को नहीं दी है, कलेक्टर करेगा उसकी सुनवाई। जो जुडिशियरी का जो न्यायाधीश बैठता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज, वो नहीं करेगा, माने जाएंगे आप। अब ये किसानों के दबाव से कहने लगे कि हम जुडिशियरी को दे देंगे उस मामले में, विवादों के मामले में, पर मूल एक्ट में ये चीज है। पहला एक्ट तो ये। दूसरा एक्ट ये है, मोटे तौर पर कहे कि वो मंडियों की, जो मंडियां हमारे यहाँ काम करती, कृषि उपज मंडी जिनको बोलते हैं सामान्यतः, वो जो मंडी व्यवस्था है, वो वर्षों वर्षों में, जब आजादी देश को मिली, नेहरू जी जिस समय सत्ता में थे, उस समय जो हमारे कृषि अर्थशास्त्रियों ने ये सुझाव दिए कि ऐसे कृषक उपज मंडियां बनाई जाए, सब बनाई जाए, उसके अंतर्गत वो विकसित हुई है, वर्षों वर्षों विकसित हुई है, और उनका पूरे देश में बहुत बड़ा संजाल है ना। और कम से कम जिन जिन राज्य, दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं, उनमें मंडी व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। तो अब इन्होंने मंडियों को, इन्होंने कहा कि कोई भी कहीं पे भी खरीद फरोख्त कर सकता है, जो किसानों की उपज है, खेती की जो उपज है, उसकी खरीद फरोख्त कहीं भी कर सकता है, राज्य में कर सकता है, राज्य से बाहर कर सकता है, कहीं कर सकता है, मंडी के बाहर कर सकता है, इस तरह का। और उस पर कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं रखा इन्होंने अभी के, जबकि मंडियों में टैक्स है, मंडियों में आप खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स में जो है वो संवर्ती सूची का टैक्स है, इसमें राज्य को भी पैसा जाता है, सेंट्रल में भी पैसा जाता है। तो अब ये सबको खोल देने का मतलब है कि आप जब मंडी में जाके किसी चीज को बेचेंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा, तो महंगी हो जाएगी वो, या सस्ती हो जाएगी, किसान के लिए सस्ती हो जाएगी, खरीदार के लिए महंगी हो जाएगी। और बाहर आप बेचेंगे तो टैक्स फ्री है वो मामला सारा। तो इससे पूरी मंडी व्यवस्था धीरे धीरे करके ध्वस्त हो जाएगी, वो घाटे में चली जाएगी पहले, और फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। और एक बार जब वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप इंतजार करते रहिए कोई खरीदार आए, और खरीदार नहीं आया तो आप उसको पता चलेगा राजस्थान में कोई खरीद ही नहीं रहा है आपकी फसल, तो आप उसको हरियाणा में लेके जाइए, ट्रांसपोर्टेशन पूरा जो है वहां पता चलेगा कि यहाँ भी नहीं खरीदारी हो रही है। तो इस तरह का एक स्थिति आप यूपी में उधर जाके देखे, गन्ना मिलों के सामने
कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार खड़ी रहती है। एक गन्ना मिल मना कर देती है, आप दूसरे गन्ना मिल पे लेके जाते हो, है ना, गन्ना बेचने के लिए। मतलब वो एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। मंडी व्यवस्था का मामला है। अब ये कह रहे हैं कि साहब मंडी व्यवस्था का तो विकास करेंगे, खत्म क्यों करेंगे, उसका भी हम विकास करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो आपके विकास करने का होता क्या है? और मंडी व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। हर किसान जो खरीद बिक्री करता है उसमें मंडी का पैसा होता है, एक छोटा सा पैसा मंडी के लिए होता है, और उसे मंडी के पास हमेशा, राजस्थान की तमाम मंडियों के पास सरप्लस पैसा है। वो सिर्फ सड़कें बनवाते हैं गांव की और दूसरी चीजें करते हैं, किसानों के लिए रहने की जगह बनवाते हैं कि रात को रुके वो। तो कोई मंडियों के लिए उस तरह की प्रबंधन, मंडी प्रबंधन में कोई समस्या नहीं है ना, जहां मंडियां ठीक से काम कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि साहब हम उसका विकास करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे। लेकिन कानून कह रहा है, कानून ने जब उनको उनकी भूमिका को ही खत्म कर दिया, मंडी की भूमिका को, तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई, उसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और वो सबको दिख रहा है। तो दूसरा कानून ये है। और तीसरा कानून जो और भी खतरनाक कानून है, और जो केवल किसान से ताल्लुक नहीं रखता है ना, वो हर नागरिक से ताल्लुक रखता है, हर जने से ताल्लुक रखता है। कि आपको पता है, हम तब से सुनते आए, जब भी लड़ाइयां हुई, चीन की लड़ाई हुई, पाकिस्तान से 2 बार लड़ाइयां हुई हमारी, ये सब लड़ाइयां हुई, तो उसमें एक काम खासतौर से किया जाता था कि जमाखोरों पर रोक लगाई जाती थी कि कोई चीजों की जमाखोरी नहीं कर ले, है ना। अकाल के टाइम पे जमाखोरी कर लेते हैं, कालाबाजारी जिसको बोलते हैं, है ना। पहले आप याद करें, 20 साल पहले हर पार्टी के एजेंडा में होता था कि हम कालाबाजारी खत्म कर देंगे, हम जमाखोरी खत्म कर देंगे। आज भी जो प्याज से सरकार उठती गिरती है, उस समय देखिए आप कैसे जमाखोरी होती है, और छापे पड़ते हैं, उस समय कलेक्टर छापे पड़वाता है, और पता चलता है इतने टन प्याज उसने कब्जा कर किया हुआ है। तो ये जमाखोरी, अब तक कानून था जमाखोरी रोकने के लिए, इन्होंने उस जमाखोरी कानून को खत्म कर दिया। और कोई भी जो है कारोबारी, कारपोरेट, कितना ही अनाज, कितनी ही कमोडिटी जो खेती की उपज है उसका भंडारण कर सकता है, ये उन्होंने भंडारण की छूट दे। तो ये जो है भंडारण की छूट का आपने किसान से बहुत सस्ता खरीदा, मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, धीरे धीरे दाम तय करने की स्थिति आपके सामने आ गई। आप दाम तय कर रहे हैं, कारपोरेट दाम तय कर रहा है, वो मनमाने दामों से खरीदेगा, भंडारण करेगा, और फिर मनमाने दामों से उसको बेचेगा। तो इस तरह से ये तीनों जो कानून हैं, ये आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से, बहुत मैंने संक्षेप में बताया है इसको, टेक्निकली लंबे चौड़े कानून है, बहुत सारी धाराएं, पर वो सारी धाराएं इन्हीं चीजों को पूरा करती है ना, इन्हीं को पुख्ता करती है, जो मैंने आपको सरलता से बताने की कोशिश की है। और अब आप देख सकते हैं कितने न्याय संगत है और कितने नैतिक है, ये आप खुद देख सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपने चीजों की व्याख्या की है। और मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा किसान? कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी ठेके पे जमीन दी जाती है, पर वो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जाहिर है। और कॉर्पोरेट कंपनी से करेगा तो आप ये समझिए कि किसान तो हिरण जैसे हैं, जिनको शेयरों के साथ डील करने के लिए आप कह रहे हैं कि आप उनसे डील करिए। वो शेयरों से क्या डील करेंगे, पैसे वालों से वो। दूसरी जो मंडी है, मुझे लग रहा है जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जो आपने मंडी की बात बताई, कि वो जिस तरह के जियो में क्या हुआ है कि पहले वो सस्ते में दिया लोगों को, अब वो क्या है, पहले महंगे में खरीदेंगे, किसान मंडी जाना बंद कर देंगे, महंगे में वहां बेचेंगे। जब महंगे में वहां बेचेंगे तो मंडी अपना आप खत्म हो जाएगी, जब मंडी खत्म हो जाएगी तब वो सस्ते में देंगे, अब बंद हो गया, तब वो आपको दाम पूरे देंगे नहीं, फिर आपके पास मंडी भी नहीं बचेंगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कुचक्र है जिस तरह का ये चल रहा है। और भंडारण की जो आपने बात की, तो मैं अभी आना चाहूंगा तारा सिंह जी के पास, कि पंजाब में जैसा कि चर्चाएं, अभी खबरें आ रही हैं कि अडानी ने 2017 से ही भंडारण के लिए जो ये जो स्टील के जो बनाए जाते हैं साइलो जिन्हें बोलते हैं, वो उसने बनाने शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। तो 2020 में कानून आता है, 2017 में अडानी हुआ अनाज इकट्ठा करने, भंडारण के इंतजाम कर रहे हैं। तो ये पंजाब में, और दूसरी बात ये कि ये फैलाया जा रहा है कि केवल पंजाब के किसान इसमें परेशान है, हालांकि अब तो पूरे हिंदुस्तान के किसान इसमें आ गए हैं। तो ये जो भंडारण की व्यवस्था पहले से पंजाब में बड़ी कंपनियों ने कर ली है वो सब। और मैं
दारा सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, सरकार ये कह रही है कि किसानों का हम भला करना चाहते हैं, तो ये बताइए, जब जी, किसान नहीं चाहते हैं तो ये सरकार जबरदस्ती क्यों भला करना चाहती है? आप इस बारे में क्या कहते दरअसल क्या है कि ये तो केंद्र सरकार का और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का फैलाया हुआ झूठ है कि वे देश के खेती किसानी से जुड़े हुए जो जनता है उसका भला करना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण जीवन स्वावलंबन का जो अब तक बना हुआ है और आम आवाम के खिलाफ उसका गला घोटने के कानून हैं, जो पूर्णतः देशी विदेशी कारपोरेट घरानों को के हाथ हमारी अर्थव्यवस्था का जो बचा खुचा हमारे पास आधार है उसके को सौंपने का एक षड्यंत्र है। मैं एक निवेदन पहले कर दूं, जैसे आपने शुरू किया, इसकी बुनियाद काफ़ी पहले से थी। डब्ल्यूटीओ की तरफ से ये, और भारत का जो मुआहदा है भारत सरकार का, वो ये है कि 40% किसान जो हैं वो खेती से निकाल कर उनको शहरों की तरफ बढ़ाया जाए। उसके लिए अनेक तरह की बातें हैं, गाँव से भारतमाला के तहत बड़े बड़े मार्ग बने, उससे किसान उजड़े। 1 लाख से ज़्यादा गाँव को पहले शहर लील चुके हैं आज़ादी के बाद से। ये सब हैं जो पहले से खेती से किसान धीरे धीरे जा रहा है। तो 40% किसान खेती से जाने चाहिए। इसलिए के लिए पहले शांता कुमार जी के नेतृत्व में वाजपेयी जी के समय एक कमेटी बनी थी, जिसकी निष्कर्ष और रिपोर्ट ये थी कि एमएसपी पे खरीद, एफसीआई के लिए जरिए भंडारण और ये सब खत्म कर देने चाहिए। जिसको ये प्रयास पहले भी रहे खुदरा व्यापार में बड़े बड़े एफडीआई के खाते से लोगों को लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पहले भी ये प्रयास होते रहे हैं, राजस्थान के अंदर अपने तौर पे भी और देश के अंदर भी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने ये तीनों कानून, जिनका राजा राम जी बाजू साहब ने पहले जिक्र किया, वो तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, चाहे वो जमाखोरी को आगे बढ़ाने के लिए जो पहले सीलिंग थी, पाबंदी थी कि आप इस सीमा से ज़्यादा किसी चीज़ का भंडारण नहीं कर सकते, जिसके लिए तय था कि उत्पादन, बिक्री और वितरण, इसका संरक्षण और केंद्र राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा। उन सबसे जो पाबंदियां हटा ली, या फिर कृषि उपज मंडी समितियों को खत्म करके उनके समानांतर मंडियां, और ये जो भी तीनों कानून एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ये इनका सीधा असर जो देश के आवाम पे पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इसके जरिए पहले तो समर्थन मूल्य पे जो खरीदारी है वो सरकार उसको बंद करने जा रही है। इससे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए जो भंडारण है वो धीरे धीरे खत्म होगा, और अंततः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो हमारे आम उपभोक्ताओं को हम अनाज और आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं और सरकार का जिसमें दखल और नियंत्रण रहता है, ये सब के सब खत्म होके अंतोगत्वा ये कारपोरेट घरानों के हाथों हमारी खेती, किसानी और व्यापार, ये तीनों, जिनके पास जितना ज़्यादा साधन होंगे, हमारे अपने देश के अडानी अंबानी इस क्षेत्र में कूदे हुए हैं। उन्होंने बड़े बड़े ये पहले से ही साइलो बनाने शुरू किए हैं, बहुत गुप्त तरीके से। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने ये समानांतर मंडियां भी बनाई। मैं भी खुद भी नहीं समझता था कि मेरे गंगानगर के आसपास बहुत सारी प्राइवेट मंडियां बनी, मानो ये जनता के भले लिए के लिए बनी होंगी। अब जाके ये बात समझ में आई है कि ये जो प्राइवेट मंडियां पहले, आज से 5 साल 4 साल पहले राजस्थान में वसुंधरा जी के राज में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के राज आने के बाद ये जो मंडियां बनी हैं, इनके मकसद क्या है? ये सारे का सारा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जो आजीविका के हमारे साधन है, खेती किसानी जो हमारे हाथ में है, खुदरा व्यापार जो हमारे का है, इन सबके ऊपर एक जबरदस्त चोट है। और मैं एक निवेदन करके अपनी बात आपके मूल सवाल पे आना चाहता हूँ। ये जो ग्रामीण जीवन है, ये खाली आजीविका नहीं है, ये हमारी एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जिसमें हमारा सदियों सदियों का इतिहास, हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, हमारी जड़ें हैं उस जीवन के अंदर, जिसको ये तहस नहस करना चाहते हैं ग्रामीण जीवन को।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारी संस्कृति की जो मूलभूत जड़ें हैं विकास के दायरों में, विकास धीरे धीरे होते हैं, भौतिक विकास को कोई रोक नहीं सकता, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ये षड्यंत्र है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन में ये गति धीमी थी, अलबत्ता हम जब जब इस तरह के कानून लाने की कोशिश की गई अतीत में, चाहे खुदरा व्यापार में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और चाहे अब के ये कानून है, इसके खिलाफ हम आंदोलन का हिस्सा हैं। और राजस्थान में चूंकि पंचायती राज चुनाव थे जिनका अभी एक दौर खत्म है, अभी प्रधान उप प्रधान में फंसे हुए हैं, इस वजह से हम इस आंदोलन में वो तेजी नहीं पकड़ पाए जो राजस्थान के हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा और राजस्थान के साथ लगता पंजाब के लोगों ने तेजी से जो पकड़ी। फिर भी हम लोगों का यथा योग उसमें हिस्सेदारी रही, हम हर उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे। हमने 3 तारीख को 2 घंटे के जाम रखा, हमने यहाँ 5 तारीख को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, और आज हमारा आह्वान है कि 12 तारीख को दिल्ली कूच करो। अब तक हमारे पास करीब 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रालियों से चल चुके लोगों की गंगानगर के सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर गढ़साना 19 GD जो जहाँ से 3 किलोमीटर पाकिस्तान है, बेशक भारतीय जनता पार्टी वाले कहें कि ये पाकिस्तान वालों ने बॉर्डर की सीमा के पार से भेजे आदमी है, वहां से लेकर श्री गंगानगर से लेकर लोग चल चुके हैं, असेंबल होंगे कोटपुतली में और कल सुबह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी, मैं कसवा जी अब आप पर आता हूँ। आप थोड़ा ये, जब आप लेखक भी हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान भी हैं, तो आप जिस तरह से सोचते हैं कि कानून जब जमीन पर उतरेगा, किसानों के पास पहुंचेगा, तो उनकी क्या हालत होगी? जैसे अभी ये बात तो चल रही थी कि आप अपना विवाद एसडीएम के पास ले जाए, कलेक्टर के पास ले जाए, तो एसडीएम कलेक्टर से किसान मिलने जा सकता है? उसको मिलने देगा कोई, या कॉर्पोरेट कंपनियों के लोग मिलेंगे उनसे, या किसान मिलेंगे? इस तरह की और भी आप क्या लगता है कि क्या दिक्कतें किसान महसूस कर रहे हैं? आप सीधे फील्ड से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में कसवा जी आप थोड़ा सा बताएं। कसवा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आ रही है सब। हेलो, आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है, बोले आप, बोले। हाँ, मैं बोलूं क्या? जी हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रगति लेखक संघ को, और आपको कि मुझे मौका दिया। और दूसरी, मैं अपनी एक परेशानी व्यक्त कर दूं कि इस तकनीक मेरा पहली अनुभव है और कुछ अटपटा लग रहा है, फिर भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। तो ये भादु जी ने जैसे बताया है, सिद्धू जी ने काफी बता दिया, मैं थोड़ा उसको और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1959 में पंडित नेहरू ने सहकारी खेती का प्रस्ताव नागपुर में रखा था, और उसको चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया था कि भाई किसान है वो अपनी धरती को मां समझता है, जबकि वो उस टाइम में कोई कंपनी का वो मसला नहीं था कि सब मिलकर कृषि करें, और उस बात को चौधरी चरण सिंह ने काफी विरोध किया था उस टाइम भी। अब मुद्दे पर कि कृषि का जो कानून बनाने का क्षेत्राधिकार है वो राज्यों का है, लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से जो कानून बनाए उसमें कृषि शब्द को हटा दिया इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं वो इनका अध्यादेश भी जून में लाए। उस दौर में जब देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था, लॉकडाउन था,
उस दौर में इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी कि इनको आना पड़ता इमरजेंसी में, लेकिन इससे इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये किसानों के इसका नहीं कि कंपनियों के लिए थे। जो ये कानून है इसमें मैं आपको बताऊं कहीं भी का नाम नहीं। जैसे पहला कानून ये है कि जब द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रैकेट में है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020 का कानून, इसके अनुसार किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बिना टैक्स दिए बेच सकते हैं। अब जैसे कि सिद्धू साहब ने बताया, शांता कुमार रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 6% किसान ही एमएसपी की दर पर उपज बेचते रहे हैं अब तक भी। तो अब तक भी बाहर बेचते रहे हैं, उसका कोई कीमत उसको किसान को मिलती रही है एमएसपी पर सभी को, ऐसा नहीं है। अब ये पंजाब और हरियाणा की दिक्कत इसलिए ज्यादा हुई कि वहां के किसानों को कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि उनकी काफी जो उपज है वो मंडी के द्वारा निकल जाती थी, इसलिए वो सबसे पहले आए। अब ये कहते हैं कि बाहर बिचौलिए मंडी पर हावी हैं। ये जब 6% जो किसान की उपज है वो मंडी में बिकती है, बाकी 94% उपज है वो बाहर बिकती है, वो बिचौलिए के द्वारा ही बिक रही है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है अब तक भी। और अब जो आएंगे ये तो बहुत, वो तो उनके कम से कम जान पहचान के थे, लोकल के थे, उनसे व्यवहार था उनका। अब ये जो आएंगे ये तो इनका कोई आपस में कोई परिचय भी नहीं है, सीधा उनका हुक्म आएगा, एक बार उनका लालच आएगा और फिर किसान को वो शोषण के ऊपर उतारू हो जाएंगे। दूसरा जो कानून है उसमें भी कहीं भी कृषि का नाम नहीं है। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावर्ड एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस कानून 2020। इसके अनुसार ये है कि किसान अनुबंध वाली खेती कर सकते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब पंजाब का एक ये बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम में पंजाब में पेप्सी चली गई थी वहां पर और किसानों से उनका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसी पंजाब में 1-2 साल बाद में ही वहां के किसानों के परेशानी आने लग गई और वो जो जैसे आलू की परचेजिंग ज्यादा कर रहे हैं और आलू किसान ज्यादा बोने लग गए तो उसमें फिर उन्होंने नुक्स निकालना शुरू कर दिया और किसानों का शोषण शुरू हुआ। यह भी एक पंजाब का अनुभव है। तीसरा कानून इनका है, जो शब्द है इनके वो बता रहा हूं मैं, कृषि का कहीं नाम नहीं है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे किसान और अभी रिट कर भी दी है कल परसों, तो इसमें भी इन्होंने कहीं कृषि का नाम नहीं जोड़ा है। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट कानून 2020 जो बना है इसमें उत्पादन स्टोरेज के अलावा अनाज दाल खाने का तेल प्याज बिक्री की असाधन प्रक्रिया छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कीमत लेकर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। अब अभी आपने भी देखा होगा चैनल पर खूब आ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को सब है वो पशुओं को फेंकनी पड़ रही है, अभी 5 वो मंडी का, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। बिहार के अंदर इन्होंने 2006 में मंडी खत्म कर दी थी, वहां के किसानों को आधी रेट के ऊपर बेचना पड़ रहा है। इससे जाहिर है कि मंडी खत्म होने के बाद में किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसीलिए बोल रहे हैं। अब ये बार बार आश्वासन इस तरह का दे रहे हैं कि किसानों को क्या एतराज है, हम आपकी बातें मान रहे हैं, लेकिन कहने के लिए तो जैसे कि आपने बताया तलवार साहब की बीएसएनएल के बारे में एक दौर में बीएसएनएल खुद रेवेन्यू इतना इकट्ठा करता था कि सरकार को देता था और फिर ये जियो आने के बाद में 6 महीना 1 साल इन्होंने सस्ता किया और उसके बाद
बीएसएनएल को बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। आज बीएसएनएल है अपने कर्मचारियों में तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं है। इन्होंने ट्रेन के बारे में ये कहा था कि रेल को निजीकरण नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद इन्होंने धीरे धीरे करके रेल को निजीकरण की ओर बढ़ा रहे हैं। और मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारा देश खुल गया है, चुनाव हो गए, रेल क्यों नहीं शुरू हो रही है? ये भी एक संदेह पैदा करता है इनके प्रति। तो किसान जो विरोध कर रहे हैं वो उनको सरेआम नजर आ रहा है कि ये धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर अंदर मंडियों को खत्म कर देंगे और उसके बाद में ये प्राइवेट हो जाएगा, उसमें हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। आपका जो प्रश्न था कि एसडीएम और कलेक्टर के पास क्या किसान चले जा सकते हैं, आज कलेक्ट्रेट की बात छोड़िए, एसडीएम की, सरकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, एक पटवारी तक उसकी नहीं सुन रहा है किसान की, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। एक माह आप हमारा कि यहाँ पर आवारा पशुओं के खिलाफ झुंझुनू में बहुत बड़ा एक बार आंदोलन शुरू हुआ था और लोगों ने पशु हाँक करके कलेक्ट्रेट में जमा कर दिए। तो पुलिस ने 5-4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। उस मामले में हम 2-4-5 मिलने गए थे कलेक्टर से झुंझुनू से कि भाई इनको छोड़ा जाए। तो शुरू में कलेक्टर ने बड़े रुतबे के साथ कहा कि हम तो गिरफ्तार करेंगे, ये पशुओं को क्यों कलेक्ट्रेट में क्यों डाल के गए? तो हमने ये कहा कि भाई पहले खुला था, कोई भी कहीं हाँक के ले जाता, नजारे ले जाते थे, इस पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। आप प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आप हैं, तो इसका कोई निकालना है। किसान अपने खेतों का नुकसान कैसे, अगर प्रशासन की व्यवस्था नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि किसान है वो उनको आपके दफ्तरों में जाके इकट्ठा करेगा। तो उससे उस कलेक्टर के समझ में आया, तो वो तो तब था जब हम डेपुटेशन लेके 5-6 आदमी गए थे। अकेला किसान जाएगा, उसकी कोई सुनाई नहीं होती, हम सब जानते हैं ऑफिसों में जो हो रहा है। इसलिए किसान का ये जो विरोध है बहुत जायज है। और सरकार लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उसको कह रहे कि हम तेरे फायदे के लिए कर रहे हैं और वो विरोध कर रहा है। ऐसा दुनिया में आज तक हमने कहीं नहीं देखा। और जानबूझ करके टाइम ज्यादा दे रहे हैं ताकि किसान परेशान हो, उनमें फूट डाली जाए या उनको तोड़ा जाए। तो इस तरह से किसानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और उनका जो मानना है कि ये जो आंदोलन है, जैसा कि दारा सिंह जी का, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। हमने पहले देखा, मजदूरों का देखा, लॉकडाउन आपने तुरंत में लगाया और फिर जो लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए, ये रेल इन्होंने नहीं शुरू किया। अगर केंद्र सरकार चाहती तो उनको रेल के द्वारा अपने गंतव्य पर भेज सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब ये किसानों के आए हैं और ये जो कानून 3 पोख्ता पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसलिए देश की आम आदमी के भी ये खिलाफ है कानून और उसको इसको नुकसान। जी कशवा जी। और अभी भी जितने ये कुछ फसलें हैं, 23 फसल एमएसपी में तो, हाँ जी, हाँ आप बोलिए, हो गया, बोल रहे हैं, बोलिए आप। हाँ बोल रहे थे क्या? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, इसलिए मैंने कहा था बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एमएसपी, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए आप। तो ये अभी भी जो 23 फसलों के जो, हेलो, आप बीच में आवाज कट रही है कशवा जी हेलो, आपकी।
चलिए कसवा जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी यार एक चक्र और हम लेते हैं और मैं फिर भादु जी के पास अभी आ रहा हूँ। हाँ जी। कसवा जी, मैं अभी भादु जी से सवाल कर रहा हूँ, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। भादु जी, ये अभी ठीक जैसे है। कसवा जी ने कहा कि जब मजदूरों का मामला था, मजदूर पलायन कर रहे थे, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक वो आईटी सेल या इनका जो भी है, वो जब मजदूरों की बात आई तो ये इस तरह के सोशल मीडिया पे चले कि मजदूरों को छोड़िए, इसको देखिए, मतलब एक ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बहुत सारी चीजें आई। अभी भी जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो सोशल मीडिया पे जो तर्क या कुतर्क दिए जा रहे हैं, और हमें लगता है उनको जवाब दिया जाना चाहिए कि अभी जो कहा जा रहा है उसमें, जैसे मैं देख रहा था कल, एक दो चीजें थी। एक तो ये कहा जा रहा है कि सर ये 70 साल से जो कानून चले आ रहे हैं, उस उन्होंने किसानों को क्या भला कर दिया, भिखारी बना दिया, अब बदल रहे हैं तो क्यों परेशानी हो रही है। एक तो इस तरह की चीजें चल रही है। दूसरा ये चल रहा है कि ये जो एक कॉरपोरेट, पंजाब के ही किसानों ने आज से 8-10 साल पहले एक आंदोलन किया था जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट को अपनी फसलें बेचने की के समर्थन में जुलूस निकाला था, धरने दिए थे, ये सब किया था। तो जो कॉरपोरेट की पहले मांग कर रहे थे, पर अब उनको कॉरपोरेट कंपनियां मिल रही हैं तो वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको बहका रही है। तो इस बारे में आप थोड़ा, क्या स्थितियां साहब कैसे हो सकती हैं, आप किस तरह देखते हैं? ये तो देखिए, एक इस सरकार के साथ ही, ये खास केंद्र सरकार के साथ ही ये चीज जुड़ी हुई है कि आप देख रहे हैं कि जो जिसको वो प्रस्तावित करते हैं वो तो सबसे बेस्ट माना जाता है, सामने वाले को कहा जाता है इनको तो इसकी जानकारी नहीं है, या इनको बहकाया जा रहा है, या इनको भड़काया जा रहा है। ये आप देखिए, मुख्य मुख्य जितने भी कानून आए हैं उनके साथ ये चीज है। अभी इन्होंने मजदूरों का भी इसी तरह का कानून पास किया है, और उसमें कुछ समय पहले तक तो इनकी खुद की जो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो ट्रेड यूनियन है, वो खुद भी बाकी ट्रेड यूनियन के साथ थी, वो इनका विरोध कर रही थी। अभी ताजा स्थिति मुझे मालूम नहीं है। जो मजदूरों का कानून उन्होंने पास किया है, और अभी किसानों का, जहां तक 70 साल की बात है कि 70 सालों में किसानों की क्या स्थिति रही, उसमें आप ये देखिए कि जो आंकड़े हैं कि 6 एमएसपी पर जो खरीद होती है सिर्फ 6% होती है ना। तो ये 6% के लिए कौन जिम्मेदार है? किसान जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसके लिए ये व्यवस्था ही जिम्मेदार है, ये सरकार ही जिम्मेदार है। अभी इन्होंने, कसबा जी ने बताया कि जो एमएसपी के अंतर्गत जो फसलों की खरीद का प्रावधान है वो 23 फसलों के लिए है, वो प्रावधान 23 फसलों के लिए है, लेकिन वो खरीद उसमें राज्य सरकारें भी शामिल है। वो एक बड़ी जो है एक नेक्सस है केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, क्योंकि वो खरीद करके सरकार को खरीद करनी होती है, और ये उसके मूल जो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन 23 फसलों की खरीदारी करे किसान से, उनका सरकारी भंडारण करे। जो 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 गोदाम में बाकायदा सरकार के, वो पूरा कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का कॉरपोरेशन है ना, जिसमें जो अलग अलग गोदाम बने हुए हैं एफसीआई के, जो उनमें उनका भंडारण करे, उसके लिए पूरा तामझाम है, करोड़ों रुपए का बजट है कि, और उसके बाद में न्यूनतम समर्थन जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें राशन की दुकानें आती है देश भर की, कि राशन की दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को उनका उचित मूल्य पर, और उनका नाम ही उचित मूल्य की दुकान है, राशन की दुकानों का जो सरकारी नाम है, राशन तो हम बोलचाल में बोलते हैं राशन की दुकान, राशन कार्ड, लेकिन उन दुकानों का जो बाकायदा जो नाम है, सरकारी नाम, वो है उचित मूल्य की दुकान, कि उन 23 चीजों को उचित मूल्य की दुकान से बेचा जाए। ये एक पूरा एक तंत्र है जो मतलब सरकार की लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ, और ये कोई भारत में नहीं है, ये तमाम देशों में इस तरह का है। तो और एमएसपी का जो 23 यहाँ की कही जाती है, डब्ल्यूटीओ की जो बहस है, जिसका तारा सिंह जी ने उल्लेख किया था कि डब्ल्यूटीओ दबाव डालता है, तो डब्ल्यूटीओ की जो शुरू हुआ, और उसके बाद उसके अंतर्गत तमाम देशों की जो सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों की बातचीत होती थी। उसको वो उरुग्वे
जो देश है, उरुग्वे जो कंट्री है, वहां से शुरू हुई थी वो वार्ता। तो वो उरुग्वे साइकिल कहा जाता है, उरुग्वे चक्र की वार्ता जो आगे चलती रही। तो उसमें आप देखिए कि हमारे भारत के प्रतिनिधि ने नहीं माना इसको, हम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं करेंगे, हम किसानों को सब्सिडी दी जाती है उसको खत्म नहीं करेंगे, खाद पर बीज पर जो सब्सिडी देते हैं हम लोग। और जो भारत सरकार फिर भी कुछ चीजों को मानती गई, लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जिसकी सब्सिडी हमारे यहाँ से ज्यादा है किसानों के लिए, और वो सब्सिडी देने पर कभी राजी नहीं हुआ, आज तक राजी नहीं हुआ है। और खुद अमेरिका जो किसानों को सब्सिडी देता है, एग्जैक्ट मुझे डेटा मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से ज्यादा है उसका प्रतिशत, अभी भी ज्यादा है। तो इस तरह की स्थिति हमारे यहाँ रही। तो अब जब आप 23 कमोडिटी में से जो खरीदारी आपको करनी है, उसमें से आप सिर्फ चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं ज्यादातर, और वो जो है जो हरियाणा और पंजाब के अलावा जो दूसरे जिनसे खरीदारी की जाती है, उसमें मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है जहाँ से खासतौर से चावल की खरीद की जाती है, और उसमें उड़ीसा भी शामिल है, बिहार का काफी बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से महाराष्ट्र से खरीदारी होती है गेहूं की। तो ये जो खरीदारी होती है वो 6% पे आके आती है, उसमें व्यवस्थाएं गड़बड़ है। और आप देखिए कि अगर सरकार के भरोसे होता, मंडियां नहीं होती, तो किसान की फसल ही नहीं बिक सकती थी। तो सरकार तो अधिकृत डेटा जो बता रहा है, आंकड़े बता रहे हैं, अभी भी सरकार की तरफ से खंडन नहीं हुआ है, वो 6% से ज्यादा खरीद रहे हैं, अभी खंडन नहीं हुआ है। तो ये सरकार की तारीफ की बात नहीं है, ये सरकार के निकम्मेपन की बात है। अगर हमारे एफसीआई के गोदामों में गेहूं नहीं होता तो कोरोना काल में 6 महीने तक जो गेहूं सरकार राज्य सरकारों ने बांटा मजदूरों के लिए, जो गेहूं खुद ने केंद्र सरकार ने कहा कि हम मुख्य इसने जो भाषण दिए 9 बजे, जो 8 बजे 9 बजे जो प्रधानमंत्री हमारे संदेश देते थे, कोरोना में 2-3 बार बोले, आपको याद होगा एक बार ये बोले कि पहले बोले कि इतना हर जने को इतना गेहूं मिलेगा, गरीब उसके लिए इतना अनाज मिलेगा, और दूसरे वाला संदेश था उसमें कहा कि जारी रहेगा, फला महीने तक जारी रहेगा। किस भरोसे पे कहा उन्होंने? क्योंकि हमारे पास में हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा जो एफसीआई के गोदाम है उनमें गेहूं भरा पड़ा, और चारों तरफ से देश में आवाज आ रही थी कि ये किसान जो है, ये जो मजदूर है, पलायन करके गांव में जा रहे हैं, भूखे प्यासे, आप इनमें डंडे मार रहे हो, आपके पास गेहूं भरा पड़ा है, बांटिए आप इसको, कब बांटेंगे आप, है ना? इतनी बड़ी महामारी है दुनिया में, सब जगह ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? उस प्रेशर से, उस दबाव से खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा की। अब आपके गोदाम क्या होंगे जब अडानी अंबानी गोदाम बना रहे हैं अपने, और वो खरीद करके भर्ती कर लेंगे, और आपने कानूनन उनको मान्यता दे दी मर्जी या ना भर्ती कर लें वो, तो आपके गोदाम तो कुछ दिन बाद खाली हो जाएंगे। और फिर कल को कोई आपदा आई किसी तरह की, भगवान ना करे ये तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो भगवान ना करे कोई आपदा आए, राम जी ना करे, तो ये क्या कहां से देंगे उसको पैसा? भूखमरी के इंतजाम कैसे करेंगे? तो एक इस तरह का, तो ये जो है ये बुनियादी चीजें, मतलब बुनियादी बहस इस पर होना चाहिए कि एमएसपी अब तक क्यों नहीं आपने 23 कमोडिटी खरीदी, क्यों नहीं आपने 100% जो फसल है एमएसपी पे खरीदी? और 100% का प्रावधान नहीं होता है एमएसपी में, जो खरीदारी करते हैं लिमिट से करते हैं। एक किसान के मान लो 100 क्विंटल अनाज हुआ, 100 क्विंटल को नहीं खरीदेंगे, कुछ उसका हिस्सा, एक सर्टेन हिस्सा ये खरीदेंगे, बाकी उसको खुली मंडी में बेचना पड़ेगा। अभी ये प्रावधान पूरा थोड़ी खरीदते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम कायदे, लेकिन वो कायदे बहुत काम के, उनसे एक वाजिब कीमत मिल जाती है, और किसान का अपना जो लागत निकल आती है, कुछ उसके पास पैसा हो जाता है, तो वो बार्गेन करने की पोजीशन में होता है। जो बचा हुआ अनाज है, बची हुई कमोडिटी है, फसल है, उपज है, उसके लिए वो सौदेबाजी कर सकता है, 1 महीने रुक सकता है बिक्री में, भाव का इंतजार कर सकता है। अब वो व्यवस्था से खत्म हो जाएगी। तो एक तो प्रोपेगेंडा का पहला ही है। दूसरा, प्रोपेगेंडा की कोई हद है? इतने किलोमीटर तक वो बैठे हुए हैं, है ना, हाईवे पर। अब उस किलोमीटर में हम अपना प्रगतिशील लेखक संघ के 4 पोस्टर लगा दें तो किसानों के हो गए क्या? और जबकि लिखा हुआ है प्रगतिशील लेखक संघ, तो साफ दिखेगा कि पोस्टर प्रगतिशील लेखक संघ लगाए। अगर किसी ने ये पोस्टर वहां लगा दिए जाकर के कि भाई ये जो आपने इन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है ना, मतलब जो मानव अधिकार आयोग कहता है कि इतनी उम्र के इतने बीमार व्यक्ति को आप जेल में ऐसे नहीं रख सकते, है ना, उसको आप रिहा करिए, उसको उपचार करिए, उसको जरूरी दवाएं दीजिए, है ना, ऐसा किसी ने पोस्टर लगा दिया है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया।
मिनिस्टर कह रहे हैं कल कि टुकड़े टुकड़े गएंगे गया, किसानों को तो टुकड़े टुकड़े गएंगे बैठा रहा है। पहले कह रहे थे खालिस्तानी आ रहे हैं, अब वहां पोस्टर लगे हुए हैं, वहां पोस्टर लगे हुए हैं कि ये जो किसान जितने सारे किसान संगठन पंजाब के आए, सबसे ज्यादा शहीद खालिस्तान की लड़ाई में भी इनके हुए, उनसे भी यही लोग लड़े। इस बात को उन्होंने पोस्टर लगाए, उन पोस्टरों को आप नहीं देख रहे, आप खालिस्तानी कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि इनके टुकड़े टुकड़े गैंग इनको भड़का रही है। तो हमारा और हमारा मीडिया कर रहा है, राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है। आप तो व्हाट्सएप वो तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही बात है। कल शाम को मैं चल देंगे, पर मैं आखिरी बात कर रहा हूं आपको कि इस समय दुनिया का जो मीडिया है, विश्व के माध्यम, गार्जियन और दूसरे जिनकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है, वो मीडिया इसी किसान आंदोलन के जो कवरेज कर रहा है वो आप देख सकते हैं, और हमारा जिसको रवीश कुमार बोधी मीडिया कहते हैं, ये जो कवरेज कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह, और वहां हमारे अमेरिका यही खुद ही कहते हैं कि उनसे मदद मांगते हैं एनआरआई से, उनसे जो अमेरिका में रह रहे हैं। अब आप उनकी क्यों नहीं सुनते हो? एनआरआई कह रहे हैं कि साहब किसानों की बात मानिए आप, अमेरिका का एनआरआई कह रहा है, कनाडा का एनआरआई कह रहा है, उनके समर्थन में वहां के जो राज्यों के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, है ना, ब्रिटेन के कह रहे हैं। तो आप किसी को सुनने को तैयार नहीं हो, सिर्फ मतलब इस उसके पीछे कारपोरेट के आप इतने दबाव मारे। तो वो इस तरह की स्थितियां हैं, तो इनको हमें लगातार दोनों तरह से तो सड़क की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और वैचारिक संघर्ष भी करना पड़ेगा, है ना, जिसके लिए आप इस पटल से ये बातचीत कर रहे हैं। जी। इन दिनों भादु जी व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा है, हालांकि वो जोक ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है साझा उसको करना चाहिए, और उसका टाइटल है आउट ऑफ सिलेबस। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पढ़ाई हिंदू मुस्लिम की थी, लेकिन एग्जाम में सरदार जी आ गए, मतलब तो आउट ऑफ सिलेबस केस हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि निश्चित रूप से किसानों ने इस बार जो आंदोलन खड़ा किया है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने है। तो मैं सिद्धू जी आपसे ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा बताएंगे। आपको तलवार जी बता दूं, एक मिनट, जो आपने बात कही है कि आप जो है ये कह रहे हैं कि पंजाब के ही क्यों आ रहे हैं, सरदार क्यों आ रहे हैं, है ना, पूरे आजादी की लड़ाई का, हाँ 1857 की लड़ाई पहली लड़ाई मानी जाती है, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनमें किनकी संख्या ज्यादा थी, और 57 से 47 तक का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो जो देखिए कांसीराम नारा लगाते थे, है ना, कि जो जागी कौम है ना वो अपने अधिकार पाती है। तो पंजाब की कौम हमारी जागी कौम रही है, तो जागी कौम खुद का एक्शन में आएगी, दूसरों को जगाएगी, तो इसमें क्या बुराई है? तो हम तो इस पे फक्र करते हैं कि वो भाई आए और यहाँ लड़े और हम लोगों को झकझोरा जगाया। बिल्कुल उन्होंने जगाने का काम किया निश्चित रूप से पंजाब के किसानों ने। बल्कि मैं इसी बात पर आ रहा था कि पंजाब के किसानों ने जिस तरह से किया, और फिर ये आरोप लगने लगे कि पंजाब के किसान क्यों आ रहे हैं, जबकि मुझे अब जो सुनना, जो राजनीतिक गलियारों में सिद्धू जी मैं आपसे जानना चाहूंगा तारा सिंह जी, ये भी एक चर्चा सुनी जा रही है कि सरकार की नजर भी पंजाब पर ही थी, पंजाब के किसानों पर ही थी, क्योंकि वहां जो इनका एक राजनीतिक गणित है अकाली दल का, जिसके सारे लोग किसानी खेती से और मंडियों से जुड़े हुए हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, ये तो एक तो मैं कहूं कि भारत सरकार को ये आंकलन नहीं वो कर पाई कि ये जो कानून कोरोना काल के अंदर अध्यादेश के जरिए जनता के ऊपर वो थोपने के लिए लाई, उसकी इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी, ये शायद उनको आंकलन नहीं था। उन्होंने ये सोचा होगा कि ये भी इसी में आप हमला, तो ये संघीय ढांचे पे भी था, राज्यों के अधिकारों पे भी था हमला, ये कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए भी है, लेकिन शायद उनका आंकलन में कहीं चूक हो गई। जहां तक आंदोलन का सवाल है, ये पूरे देश के खेती किसानी के आंदोलन है, मैं लंबे समय से उससे जुड़ा हुआ हूँ। 500 से के करीब किसान संगठन, जितने एक भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का, उसको छोड़कर इस देश का कोई किसान ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बड़ा आदिवासियों का संगठन, स्वयंसेवी संगठन और खेतिहर मजदूरों के संगठन, ये 500 के आसपास लोगों का अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति पहले बनी हुई, जिसमें 250 किसान संगठन थे,
और बाद में जब दूसरे किसान मंच इसमें शामिल हो गए तो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम के ऊपर अभी ये आंदोलन है पूरे देश का, जिसमें सारा देश लगा हुआ है। दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से और सचेत और सक्रिय होने की वजह से और सीधा जन संघर्षों की भूमि पंजाब हरियाणा की धरती और हमारा भी क्षेत्र पहले वही जगह जहां किसान आंदोलन की गौरवशाली परंपरा इन सालों में भी रही है, चाहे गरसाना रावला का आंदोलन है, चाहे बिजली के सवाल पे आंदोलन है, चाहे सिंचाई के पानी के सवाल के आंदोलन है। जहां जहां किसान लड़ रहे थे, लड़ना जानते थे, सचेत थे, वो सबसे पहले सावधान हुए और संघर्ष के मैदान में उतरे। और आज के दिन पूरा राष्ट्र इसके साथ है। 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। केंद्रीय श्रमिक संगठन जो पहले हमारे 8 तारीख को भारत बंद में, उससे पहले 26 नवंबर की हड़ताल में, और अब भी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कल ही ये फैसला किया है कि हम इस आंदोलन का सक्रिय हिस्सा रहेंगे, चाहे जिस रूप में हमको उसकी मदद करनी पड़े। तो आंदोलन पूरे राष्ट्र का, पूरे किसानों का है। एक बात तो मेरा निवेदन ये है। और फिर अब एक और मैं कहना चाहूंगा, आपका प्रगतिशील लेखक संघ पूरे देश का और आपका राजस्थान का जिन्होंने ये आयोजन किया, उनका और उनके माध्यम से इस देश के खिलाड़ी, बुद्धिजीवी, लेखक, हर क्षेत्र के वो लोग भी फिर मैदान में न सिर्फ वहां भौतिक तौर पर साथ हैं। पंजाब का कोई ऐसा गीतकार, गायक, कलाकार ऐसा नहीं है जो जन चेतना जगाने के लिए वहां फोर फ्रंट पे नहीं है। अवार्ड लौटाने में लगे हुए हैं, अपनी कलम से नए गीत लिख रहे हैं इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। आंदोलन ये पूरे देश का है, पूरे राष्ट्र का है, और हमारी कोशिश भी ये है कि ये अब आंदोलन जो नरेंद्र मोदी की फैसिस्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का उभार है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने कल परसों मैंने कोई ऑनलाइन एक मैंने प्रेषित भी किया, मेरा एक वक्तव्य है, उसमें भी मैंने कहा कि इस किसान आंदोलन ने भारतीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो विभाजित करने को मंसूबे थे, षड्यंत्र थे हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो हमारी सांझी विरासत, सांस्कृतिक एकता जो सदियों से हमारी खेती किसानी की थी, उसको एक मंच पे ला दिया। कहीं से तो किसी जाति धर्म के तो सब्जियां आ रही हैं, किसी जाति धर्म की लड्डू रोटियां बन के आ रही हैं, परोस कोई रहा है, खाई को रहा है। हमारे देश की ये गुरुओं, पीरों, फकीरों की सांझी विरासत की ये धरती थी, जिसके गीत बैंड सांझे थे, उसको इनके मंसूबों के खिलाफ एक मंच पे ला दिया, एक जगह पे। जैसा स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश का संघर्ष सबका संघर्ष था, वैसा ही किसान आंदोलन ने एक सूत्र में पिरो दिया इसको। ये तो मोदी को और अमित शाह को श्रेय जाता है कि उसने इन 3 काले कानूनों के जरिए इसकी देश की जनता को एक मंच पर लाकर बेशक उनके खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतार दिया। ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, नीचे तक फैलेगा, और इस संघर्ष की जड़ें इस पूरे देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। उसका भविष्य दांव पे है। मूलतः जो नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियां जो WTO द्वारा निर्देशित इस देश के पूरी अर्थव्यवस्था को ही, आप खाली चलो खेती किसानी को छोड़ दीजिए, रेलवे, बैंक, बीमा, कौन सा ऐसा जगह है जिसको बेच बेच के इन्होंने अडानी अंबानियों के घर नहीं भर दिए। अब तो कुछ तो देश की जनता के पास बचे रहना देना चाहिए, जिन्होंने इनको इस गति तक पहुंचाया है। इस तीखे संघर्ष में आप लोगों ने भी जो हमारा साथ सहयोग देने की कोशिश, जो आपके प्रयास है, उनका तो आभार पूरे संघर्षरत लोगों की तरफ से। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और आपका कोई सवाल हो तो हम उसको दूसरे दौर में और आपकी बात का जवाब देंगे। और कोई सवाल हो तो तलवार साहब। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही।
क्या बात है, बंद कैसे होगी आवाज? नहीं नहीं, अपने आप क्यों बंद होगी? यारी जी मैं अभी जाऊंगा। दरअसल बीच में किसी का फोन आ गया और वो लाइन कट गई। लाइन ही कट गई। तो दोबारा मैं रिकनेक्ट हो गया हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ जो जोड़ गई, वो वहीं से कट गई थी। जी तो मैं, एक मिनट। सिद्धू जी आपने बहुत अच्छी बातें कही। एक हमारे कुछ लोगों ने सवाल भी किए हैं। एक राहुल लोहटवाड़ हैं, उन्होंने कहा है कि ये सरकार का मानना ये है कि निजी कंपनियां जो है इनकी क्षमता बहुत अपार है और इनसे विकास के कई आयाम खुलेंगे। निजी कंपनियों के पास ये चीजें जाएंगी तो जाहिर है कि इस बात में कितना दम है और क्या है। तो कस्बा जी आप थोड़ा बताएं इस बारे में। निजीकरण की आप पहले बात कर रहे थे कि निजी कंपनियों को देना चाहते हैं, तो निजी कंपनियां कितनी कारगर होंगी? जिस तरह से चल रहा है निजी कंपनियों को काम देने का ये सिलसिला एक जो चल पड़ा है। कस्बा जी नहीं तो मैं कहूँ? हाँ आप कहिए सर। आगे देखिए, मेरे से पूछा क्या? हाँ जी आप कहिए। आप जुड़ गए। हाँ आप बताओ। हाँ मैं आता हूँ, आपको ऐसे आता हूँ कस्बा जी। हाँ जी बोले सर। मैं यूं कह रहा था कि ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अब तक का जो तजर्बा है, वालमार्ट और दूसरे कारपोरेट घराने जो कृषि और खाद्य उत्पादन के और दूसरे कारोबार में है, यूरोप में फ्रांस वालों ने हाथ खड़े किए, जर्मन ने हाथ खड़े किए, और जहां जहां ये तो रिकॉर्ड पे है बात कि जहां जहां ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस तरह के आधारों ने जाके खेती किसानी के अंदर अपना काम शुरू किया, वहाँ गरीबी बढ़ी। गरीबी अमेरिका का जो उसमें आपस में उसकी सीमाओं में फर्क पड़ा, और उल्टा खेती किसानी पशुपालन से जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक तौर पे नुकसान हुआ। इसलिए जर्मन ने तो ये बड़ी कारपोरेट घरानों को आज से कुछ साल पहले कहा कि हमारे यहाँ इनको हम काम नहीं करने देंगे। ये तो एक फैलाया हुआ भ्रम है, झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ की जो इस व्यवस्था में जो आदर्श व्यवस्था है, कृषि मंडी समितियां, उससे जुड़े हुए हमारे कारोबार वन व्यापार, वहां जाके किसान अपनी फसल की ढेरी करता है, बेशक उसको सरकार खरीदे और चाहे उसको कोई निजी व्यापारी खरीदे, उसकी ऑक्शन होता है, बोली लगती है, और सबसे ज्यादा जिसका भाव ऊंचा रहता है वही उसकी खरीदारी करता है। एक और बातों का जो भ्रम फैलाया जाता है वो ये कि अब इससे किसानों को अपनी जिन्स कहीं भी बेचने की छूट होगी। अब तक के जो कानून है स्वीकृत, उन कानूनों के तहत किसान को अपनी जिन्स, अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए पहले से ही छूट है। राजस्थान की सब्जियां पहले ही आजादपुर मंडी में आ रही हैं, प्याज महाराष्ट्र का पहले ही राजस्थान में बिक रहा है, ये पहले से ही छूट है। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। एक और है कि किसानों को टैक्स नहीं लगेगा। जो कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए उपज की बिक्री है, उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो सारे के सारे टैक्स क्रेता को ही देने होते हैं। कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए कोई भी टैक्स किसान को नहीं देना होता। ये पहले से नियम में प्रावधान है, क्रेता को ही वहन करने होते हैं, किसान को वहन नहीं करने होते। अलबत्ता ये अलग बात है कि आड़तिया जो बीच में बिचौलिए का काम करता है, वो किसान से अलग से जो उनको सुविधाएं देता है, पैसे का ब्याज भी लेता है या कुछ अलग से करता है, वो भी जो कायदे से कानून में नहीं है, उनके व्यवहार में जरूर है। एक और बात का ये भ्रम जो फैला रहे हैं वो झूठा ये कि इसमें बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। ये सरकार से कई वर्ग दलाल स्वीकृत आड़तिया है जो कमीशन एजेंट के तौर पे काम करता है। ये बीच के बिचौलिए खत्म करने की बात करते हैं तो उनका रोजगार तो छिनेगा ही छिनेगा, लेकिन कंपनियों के अपने बिचौलिए होंगे। उस कानून के तहत खुद सरकार चाहती है कि हम 10,000 से ज्यादा ऐसे संगठन संस्थाएं खड़ी करेंगे जो किसानों से खरीद कर और बड़े बड़े व्यापारियों का होगा। अब क्या होगा कि अडानी ही बिचौलिया होगा, वो उसी का माल बिकेगा खेती उपज में। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा
उसी का वही खरीदेगा, वही बेचेगा। एक नए किस्म के बिचौलिए जिसमें बार्गेनिंग क्षमता भी नहीं होगी। सरकार उन कंपनियों के खड़ा करना चाहती है जिनका के जरिए खेती किसानी को सौंपना चाहती है। नए दलाल होंगे, नए बिचौलिए होंगे, ज्यादा क्रूर होंगे, ज्यादा बेरहम होंगे, ज्यादा व्यापार कारोबार के खिलाफ वाले होंगे, ज्यादा किसान हितों के ऊपर कुठाराघात करने वाले होंगे और ज्यादा वो कारपोरेट घरानों के हित करके होंगे, क्योंकि उन्हीं की नियुक्ति से उन्हीं के बिचौलिए होंगे। और ये बीच के जो बिचौलिए हैं जिनमें अभी भी जो बार्गेनिंग क्षमता है, मानवता के कुछ पहलू हैं, व्यवहार हैं, हम में से जो हैं, इनको खत्म करने की साजिशें, ये झूठा पाखंड फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से और उनके मीडिया सेल और उनके बीजेपी के संघ कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये किसान इसको समझता है, जानता है। हमारे लिए कोई कानून नहीं चाहिए। मांग हमारी ये है कि तीनों काले कानून आप रद्द कीजिए, प्रस्तावित बिजली बिल जो लाना चाहते हैं उसको वापस लीजिए और एमएसपी के ऊपर नए सिरे से किसान संगठनों को ध्यान में रखकर, जैसा स्वामीनाथन आयोग ने कहा है, नए सिरे से कहिए कि सारी जिन्स तो एमएसपी उसकी निर्धारित हो, उसका प्रावधान हो कि उससे कम पे कोई भी खरीदे, बेची ना जा सके, खरीदी ना जा सके। ये मांग है। हमारा भला हमको नहीं चाहिए, हम पे कृपा करें, हमको हमारे हाल पे छोड़ दें। हम तो मोदी जी से यही कहते हैं। जी कसवा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कसवा जी, दरअसल हमारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन यदि कसवा जी को आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा 5 मिनट आप भी अपनी कोई एक बात कह दें। और खास तौर पे जिस तरह की अभी बात कही गई है, मुझे लगता है, चलिए मान ली ऐसा है कि किसान को जिस तरह कहा जा रहा है कि अपनी फसल आप अब चेन्नई भी बेच सकेंगे, महाराष्ट्र भी बेच सकेंगे, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हमारे जो बस्ती का किसान है उसको जयपुर अपनी फसल लाने में उसको पसीने आ जाते हैं। तो यदि ऐसा है भी तो वो एक छोटे किसान से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चेन्नई और महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचेगा? जाहिर है कि ये फसल किसान नहीं बेचेंगे, कोई और लोग बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यदि कानून बनते हैं तो और भी चीजें होंगी, तो जमीनी लेवल पे किसानों के सामने क्या दिक्कतें आने वाली हैं? कृपया संक्षेप में कसवा जी आप बताएं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कानून लागू हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? जी, आप ये, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये तीनों कानून लागू हो गए, अब मैं बोल रहा हूँ, लागू तो कर रखे हैं। सवाल मुझे साफ नहीं सुनाई दी। आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसान को क्या दिक्कत आएगी, यही पूछ रहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लागू, यही तो कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, बोले आप। हेलो, ये जो तीनों कानून है ये तो किसान के लिए बहुत, हाँ जी, मेरा ये कहना है कि ये जो तीनों कानून लागू हो रहे हैं या लागू हो गए हैं, तो इससे तो किसान पीड़ित है, तभी तो आज आया है। 15, 16, 17 दिन से दिल्ली को घेर रखा उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी किसान के लिए, और अब तो और भी बिगड़ गई इस कानून के लागने के बाद में। अगर सचमुच सरकार किसान का भला चाहती तो गांव गांव में, प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक गोदाम बना देती तो उसको फायदा होता, लेकिन ये किसान का फायदा नहीं चाहती। आज एक पार्लियामेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो नया भवन बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने लिए 2 प्लेन खरीद रहे हैं महंगे, लेकिन गांव के अंदर किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही है, अब भी नहीं हो रही थी। और ये इन तीनों कानूनों के बाद तो बुरा हाल हो जाएगा, उसका ही है। मेरा ये कहना है कि सरकार किसान का भला नहीं है, ये कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत ही प्रयासरत थी और
और ये जो लॉकडाउन लगा उस दौर में उसको जनता की परेशानियों की चिंता नहीं हुई, उन्होंने कॉर्पोरेट जगत की चिंता हुई और उन्होंने अध्यादेश लागू किया। इसलिए किसान की तो बहुत मुसीबत होगी अगर ये तीनों होते हैं, और वो भला नहीं चाहते, भला चाहते तो आज किसानों को पूछ करके जो पहले की व्यवस्था उधार कर दी तो वो ही बहुत अच्छा जाता है, ये मानना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कसवा जी, और आप सबका, बहादुर जी, तारा सिंह सिद्धू जी और कसवा जी, और हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। जरूर जरूर। कौन